नमस्कार बच्चों, सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का कंप्यूटर करेंगे, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 4 एडवांस एचटीएमएल को कंटिन्यू करेंगे बेटा। पीछे की वीडियोस में हम 2 टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। आज का नया टॉपिक इस वीडियो के अंदर क्रिएटिंग टेबल्स इन एचटीएमएल हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा, मैंने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर पहले से टाइप कर रखा है। पिछली वीडियोस में जैसे हम एचटीएमएल करते आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मैं पहले से ही टाइप रखता हूँ। तो जैसे ही हम टेबल टैग के बारे में और टेबल्स कैसे एचटीएमएल के अंदर बनाते हैं, उसके एलिमेंट्स के बारे में, उनके टैग्स के बारे में सीखेंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार टेबल होती क्या है। अगर टेबल की बात की जाए तो बेटा, कोई भी वेब पेज हो या कोई भी वेब डॉक्यूमेंट हो, उसके अंदर हम डेटा या टेक्स्ट को टेबुलर मैनर के अंदर अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही यूज़फुल कंपोनेंट होता है वेब डॉक्यूमेंट का, जो कि टेबल्स एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल किसी वेब पेज के अंदर, जो किसी स्कूल वेबसाइट का वेब पेज है, उसके अंदर स्कूल का टाइम टेबल हमें टेबल के अंदर क्विकली और इजीली तरीके से एनालाइज करके दिखाना है, तो हम टेबल एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेबल एलिमेंट का इस्तेमाल करके हम उस डेटा या टेक्स्ट को टेबुलर फॉर्म में या टेबुलर मैनर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन मैं आपको W3 स्कूल वेबसाइट पे ले जा करके एक एग्जांपल भी इसका दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैंने W3 स्कूल ऑनलाइन ओपन कर लिया इंटरनेट पे। w3school.com पे वेब ट्यूटोरियल या एचटीएमएल के बारे में आप यहाँ से सीख सकते हो। जैसे मैंने लर्न एचटीएमएल पे क्लिक किया बेटा, इसके बाद में एचटीएमएल का टेबल का जो टॉपिक है इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे विद एग्जांपल समझा रखा है, जैसे कि टेबल होता क्या। ये एग्जांपल आप देख सकते हो, एक सिंपल एचटीएमएल टेबल का एग्जांपल या एचटीएमएल का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम ट्राई करके देखते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या होगा। तो जैसे हम एचटीएमएल का कोड नॉर्मली नोटपैड के अंदर जैसे यहाँ पे हम टाइप करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन इस विंडो के अंदर एक एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है बेटा, जो मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया है। नॉर्मल सिंपल कोड है, जिसकी आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बेसिक एचटीएमएल टेबल बन के यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये जो है ये पहला कॉलम आ रहा है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, और टोटल 4 इसके अंदर रोज है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए बेटा, डॉक्यूमेंट टाइप को एचटीएमएल बता रखा है। एचटीएमएल की मेन रूट एलिमेंट एचटीएमएल स्टार्ट हुई। इसके बाद में इसने हेड टैग और टाइटल टैग को स्किप कर दिया, सीधा बॉडी टैग यहाँ पे आया। बॉडी टैग के बाद में एक H2 यानी कि हेडिंग 2 लेवल की एक हेडिंग टैग ली, जो कि एक कंटेनर एलिमेंट होती है, उसके अंदर एक हेडिंग डाल दी है बेसिक एचटीएमएल टेबल, जो कि आउटपुट के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद में एक टेबल की शुरुआत की, जिसको स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू उसकी विड्थ 100% कर दी, यानी कि टेबल की विड्थ 100% कर दी। एक टीआर ली, उसके अंदर 3th स्टार्ट की है और th क्लोज की है, फिर टीआर को क्लोज किया है, यानी कि यहाँ से टेबल टैग का कोड स्टार्ट हो रहा है टेबल एलिमेंट का, और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इस इतने कोड की बदौलत यहाँ बेसिक एचटीएमएल वाली हेडिंग को छोड़ करके नीचे का जो ये डेटा आ रहा है, ये सारा का सारा इस कोड की हेल्प से आ रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑनलाइन दिखाना चाह रहा था। इसको हम अभी और इसी वक्त नोटपैड के अंदर भी करके देखेंगे कि किस प्रकार हम यहाँ हमारे इस वेब पेज की आउटपुट पे दिखाएंगे। तो चलिए हमारे कोड की तरफ चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी डेटा या टेक्स्ट को टेबुलर मैनर के अंदर या टेबुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा मेन मुख्य एलिमेंट या स्ट्रक्चरल टैग जो होती है वो टेबल टैग होती है। तो मैं यहाँ पे टेबल टैग को शुरू कर देता हूँ, TABLE टेबल टैग को शुरुआत किया। उसके बाद में टेबल जो एलिमेंट होता है वो कंटेनर एलिमेंट होता है, तो उसको क्लोज भी करना बनता है। तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ में टेबल को मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने टेबल टैग को क्लोज कर दिया बेटा। इसके बाद में अब जो ये कंटेनर एलिमेंट है टेबल, तो ये हमारे लिए वेब पेज के अंदर एक टेबल क्रिएट कर देगा। तो इसके बाद में हमें डिसाइड करना है कि हमारी टेबल के अंदर जो डेटा या टेक्स्ट हम डालेंगे, उसके अंदर कितनी रो या कितने कॉलम होने चाहिए, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए। तो टेबल टैग के अंदर टोटल 4 टैग इस्तेमाल होती है। एक तो इसकी मुख्य टैग होती है बेटा टेबल। इसके बाद में अगर हम टेबल के अंदर कितनी रोज़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए TR टैग इस्तेमाल होती है। TR मीन्स टेबल रो। और कितने कॉलम बनाना चाहते हैं उसके कोरस्पोंडिंग हमें TD टैग लेनी पड़ेगी, यानी कि उसके लिए टेबल डेटा टैग लेनी पड़ेगी। और एक होती है TH टैग, और TH टैग जो इस्तेमाल होती है बेटा वो टेबल हेडिंग्स के लिए होती है। जो भी टेबल बनती है उसके जो पहली रो के हेडर्स होते हैं हर कॉलम्स के, वो डार्क या वेटेज रूप में लाने के लिए या बोल्ड लेटर के अंदर लाने के लिए हम TH टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, उस टेबल के अंदर मुझे 2 रो चाहिए, तो मैं पहले TR स्टार्ट करूँगा। TR मीन्स टेबल रो, ये एक कंटेनर एलिमेंट होती है, तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मैंने TR को क्लोज कर दिया। अब मेरे लिए इस टेबल के अंदर क्या हुआ, एक रो बनके तैयार हो गई।
इसके बाद में अगर एक और रो बनाना चाहता हूँ तो दूसरी टी आर यहाँ पे स्टार्ट करूँगा मैं और दूसरी टी आर क्लोज कर दूंगा। इट मीन्स मेरे लिए मेरी टेबल के अंदर कितनी रो बन गई बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक टी आर स्टार्ट की, इसके बाद में यहाँ पे टी आर क्लोज कर दी, तो मेरे लिए एक रो ये बन गई। यहाँ पे टी आर स्टार्ट करी और यहाँ पे टी आर क्लोज की, यानी कि पहली टी आर दूसरी टी आर, यानी कि एक टेबल बनाई, उसके अंदर 2 रो हम बना चुके हैं। अब हमें बनाने हैं कॉलम। तो कॉलम कहाँ बनेंगे? रो के अंदर बनेंगे, यानी कि जो टी आर पहली स्टार्ट करी है और क्लोज करी है उसके बीच में हमें टेबल डेटा या टी डी टैग या टी एच टैग डालनी है। यानी कि मुझे पहला जो है, पहली रो है हेडिंग के रूप में चाहिए, तो मुझे टी एच स्टार्ट करनी पड़ेगी और टी एच को फिर मुझे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि टी एच टैग भी एक कंटेनर एलिमेंट होती है। इसके बाद में मान लीजिए मुझे 2 कॉलम चाहिए और 2 ही रो चाहिए, तो मैं 2 रो तो पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद में इसी रो के अंदर एक बार और इसको पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे लिए यहाँ पे बिल्कुल 2 कॉलम बन के तैयार हो चुके हैं। इनको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, दूसरी रो में पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे टी डी करना पड़ेगा इनको, क्योंकि सिर्फ केवल और केवल टेबल के अंदर पहला जो कॉलम होता है उसकी जो पहली रो होती है केवल वही हेडिंग के रूप में इस्तेमाल होते हैं, बाकी सभी बोल्ड लेटर के अंदर हम लेते नहीं हैं। इसलिए टेबल डेटा के रूप में टी डी टैग को यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसके बाद में मैं मेरे पूरे एंटायर कोड को इसको सेव कर दूंगा, क्योंकि अब मेरी ये टेबल बन के तैयार हो चुकी है। जैसे ही मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद में जब आउटपुट को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जो कोड हमने लिखा है HTML के अंदर बॉडी टैग के बाद में, जो हमने टेबल टैग स्टार्ट करी है बेटा, ये जो टेबल टैग के स्टार्ट करने के बाद में हमने ना तो इसके अंदर कोई डेटा डाला है, ना ही हमने कुछ एंट्री इसमें की है, तो इसलिए ये टेबल हमारी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि मैंने पहली TR के अंदर, इस TH के अंदर मैंने हेड 1 डाल दिया और यहाँ पे मैंने हेड 2 डाल दिया, तो अब मेरा डेटा फिल हो रहा है, क्योंकि जो TH टैग है इसके बीच में डेटा डाल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने डेटा 1 कर दिया और यहाँ पे डेटा 2 कर दिया। इसके बाद में मैं जब प्रोग्राम को सेव करूँगा, सेव करने के बाद में जब मैं आउटपुट जाके रिफ्रेश करता हूँ, तब मेरा यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। हेड 1 हेड 2 ये तो थोड़ा बोल्ड लेटर में दिखाई दे रहा है, डेटा 1 डेटा 2 थोड़ा लाइट वेट दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये जो डेटा यहाँ पर वेब पेज में आउटपुट के रूप में दिखाई दे रहा है बेटा, ये एक टेबुलर मैनर के अंदर है, टेबुलर फॉर्म के अंदर है। ये हमें इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमारी टेबल के चारों ओर ना कोई बॉर्डर है ना कुछ और है। अगर हम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है और उस एट्रीब्यूट को हम बॉर्डर एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो वो कोड में जाकर के हम कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल टैग है, ये रूट एलिमेंट है, यहाँ पे जाएंगे BORDER लिखेंगे, इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बॉर्डर की विड्थ डाल देंगे पिक्सल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 डाल दी, जैसे मैंने 5 विड्थ डाली तो 5 पिक्सल का, हम 5 के आगे PX भी लिख सकते हैं, अदरवाइज PS ना लिखें तो PX ना लिखने से भी हमारी आउटपुट के अंदर बॉर्डर है वो 5 पिक्सल का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने प्रोग्राम को सेव किया बेटा, सेव करने के बाद में जब मैं आउटपुट को एक्सेस करूंगा तो इसके बाद में चारों ओर आप देख सकते हो अभी एक कंप्लीट तरीके से एक टेबल बन के आ रही है, जिसके चारों ओर 5 पिक्सल का एक बॉर्डर भी है और जो डेटा है वो 2 रोज और 2 कॉलम के अंदर ऑर्गेनाइज दिख रहा है। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बेटा कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वेब पेज के अंदर टेबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसके अंदर डेटा डाला जाता है। तो इसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बॉर्डर ऐड करना हमने सीख लिया है। बॉर्डर के बाद में आती है बारी फॉर्मेटिंग टेबल की, यानी कि टेबल को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है। अभी आप आउटपुट में देख सकते हो ये एक वेब पेज की आउटपुट है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये टेबल दिख रही होगी। अगर हम इस टेबल को अलाइन करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंटर के अंदर लेके आना चाहते हैं, राइट हैंड साइड में लेके आना चाहते हैं, तो हम अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं फॉर्मेटिंग टेबल के अंदर आता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ टेबल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया बेटा, अलाइन, इक्वल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी सेंटर, यानी कि जैसे ही मैं सेंटर वैल्यू डालूंगा, सेव करूंगा और यहाँ जाके रिफ्रेश करूंगा तो मेरी टेबल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, अभी सेंटर में चली जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने जैसे ही वेब पेज को रिफ्रेश किया, टेबल लेफ्ट हैंड साइड में थी और वो सेंटर में आ गई। ऐसे ही फॉर्मेटिंग टेबल के अंदर नेक्स्ट है चेंजिंग कलर ऑफ बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर कलर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं। अभी आप देख पा रहे हो आउटपुट के अंदर हमारी टेबल का जो बॉर्डर कलर है वो ब्लैक कलर है। अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो वी कैन यूज बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट इन रूट एलिमेंट ऑफ आवर टेबल। अब टेबल का रूट एलिमेंट यानी मुख्य एलिमेंट क्या है, टेबल है। इसके अंदर यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लेंगे जिसका नाम है बॉर्डर कलर, इक्वल का साइन देंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम उस कलर का नेम डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैं रेड कलर
बॉर्डर कलर को करना चाहता हूँ, तो उसके बाद में मैं कोड को सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद में जैसे ही मैं वहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ, ब्लैक कलर से रेड कलर का बॉर्डर हो जाएगा, जैसा कि आउटपुट में अभी आप देख पा रहे हो। इसी प्रकार अगर हम हमारी टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो एक एट्रीब्यूट होता है बेटा बिजी कलर। अभी आप आउटपुट में देख सकते हो हमारी टेबल का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट है, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही होता है। अगर हम इसको अलग कलर का लेके आना चाहते हैं तो कोड के अंदर जाएंगे, रूट एलिमेंट जो टेबल होता है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है बिजी कलर। अब बिजी कलर का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल का साइन डाल करके इन्वर्टेड कोमा में उस कलर की वैल्यू डाल देंगे या उस कलर का नेम डाल देंगे जिस कलर का हम बैकग्राउंड टेबल का लेके आना चाहते हैं। जैसे ही मैंने वैल्यू डाली, जाके रिफ्रेश किया, वैसा ही बैकग्राउंड आ गया। मैंने ग्रीन कलर किया था तो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आप यहाँ पे देख सकते हो, बिजी कलर की वैल्यू मैंने ग्रीन डाली थी तो ग्रीन कलर का आ गया। इसके अलावा आप एक चीज़ और एक्सेस कर सकते हो बेटा, क्योंकि फॉर्मेटिंग टेबल के अंदर काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, अलग अलग चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मल चीज़ें जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगी बेटा। इसके अलावा अभी आप टेबल देख रहे हो, बिल्कुल छोटी टेबल दिख रही है, इसकी हाइट और विड्थ है वो छोटी दिख रही है, तो हम हाइट और विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट इन आवर टेबल टैग। अब सारी चीज़ें कहाँ इस्तेमाल हो रही है, अब ये कोड देखो बेटा, जैसे कि ये कोड है हमारे कोड के अंदर, इतना सारा जो कोड है यहाँ पे टेबल स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद में हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट दिया 5 पिक्सल का, फिर मैंने सेंटर में इसको अलाइन कर दिया, फिर मैंने इसका बॉर्डर कलर रेड दे दिया और बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया। इसके बाद में तो सिर्फ मैंने इतना ही बताया इसको कि पहली रो है उसके अंदर 2 TH है, यानी कि 2 कॉलम स्टार्ट करो, हेड 1 हेड 2, उसका डेटा डाल दो। उसके बाद में पहली रो क्लोज कर दो, उसके बाद में सेकंड रो स्टार्ट करो मेरे लिए TR, यानी कि उसके अंदर 2 TD 2 कॉलम स्टार्ट करो, पहले में डेटा 1 लिख दो, दूसरे में डेटा 2 लिख दो और दूसरी रो खत्म कर दो और फिर टेबल खत्म कर दो। यही काम हमने किया। तो टेबल बनाना तो बड़ा ही आसान होता है। भी एक रो स्टार्ट की, उसके अंदर बताए कि कितने कॉलम बनाने हैं, उनका डेटा डाला, उसके बाद में दूसरी रो स्टार्ट करी, फिर बताया कि दूसरी रो के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए, उसके बाद में उस रो को क्लोज कर दिया और टेबल को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। तो इसी प्रकार जो टेबल टैग जो मेन मुख्य टैग थी उसके अंदर एट्रीब्यूट के द्वारा बता दिया गया कि आपको क्या क्या इसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है, क्या क्या बदलाव इसके अंदर करने हैं, तो वो चीज़ हम बता सकते हैं इसके अंदर। तो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करके बताया जा सकता है कि हमारे टेबल की हाइट है जो वो कितनी रखनी है। हाइट मान लीजिए मैंने हाइट एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल दी 500 पिक्सल, 500 पिक्सल डाल दी। तो जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, इसके साथ ही साथ में मैं विड्थ एट्रीब्यूट भी डाल देता हूँ, एक साथ दोनों ही एट्रीब्यूट रिवाइज हो जाएंगे। तो विड्थ एट्रीब्यूट मैंने जैसे कि डाल दिया इसकी वैल्यू 400 पिक्सल। जैसे ही मैंने विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट की वैल्यू डालने के बाद प्रोग्राम को बेटा सेव किया, आउटपुट में जाके देखूंगा तो ये अभी तो छोटी टेबल दिख रही है, जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो हमारी जो टेबल है अब 5 पिक्सल के बॉर्डर के साथ में ग्रीन कलर बैकग्राउंड के साथ में ये हाइट और विड्थ जितनी वैल्यू हमने कोड के अंदर डाली थी, जैसे कि यहाँ पे 400 पिक्सल विड्थ 500 पिक्सल हाइट डाली थी, इतनी हाइट के साथ में आउटपुट में यहाँ पे वेब पेज में दिख रही है। तो ये क्या थी, सेटिंग हाइट एंड विड्थ ऑफ टेबल। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कि सेल पैडिंग, यानी कि सेल पैडिंग क्या होता है। ये इस प्रकार का जो एट्रीब्यूट है ये इंटरनल एजेस, यानी कि जो इंटरनल एज होती है, ये इंटरनल जो एज होती है इस बॉक्स की इंटरनल एज और जो कंटेंट, यानी कि जो हेड 1 लिखा हुआ कंटेंट, इनके बीच की दूरी को चारों साइड से उतना ही कर देती है जितना हम उसकी वैल्यू डालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेटा 2 को देखो और डेटा 1 को देखो, ये दोनों बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड साइड की बॉक्स की एजेस हैं उनको चिपके हुए हैं, लेकिन हेड 1 हेड 2 नहीं है, क्योंकि हेड 1 हेड 2 डेटा है वो कोड के अंदर TH टैग के बीच में, और TH टैग एक टेबल हेडिंग टैग होती है बेटा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो हर बॉक्स के सेंटर में आता है और बोल्ड लेटर के अंदर आता है। ये TH टैग की खास बात है, बट TD टैग के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर हम इन्हीं चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, अगर मान लीजिए मैंने उसी चीज़ को सेल पैडिंग को, जो सेल पैडिंग टॉपिक है उसका जो एट्रीब्यूट नेम होता है सेल पैडिंग होता है, सेल पैडिंग को मैंने इस्तेमाल किया और इक्वल का साइन दिया, उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा में उसकी वैल्यू दी मैंने 20। अब मैंने इसकी 20 वैल्यू दी, पहले इसको समझ लेते हैं, इसकी आउटपुट देख लेते हैं 20 वैल्यू का क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि जैसे मैंने इसको सेव किया और आउटपुट में गया, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आप देख सकते हो डेटा 1 और डेटा 2 ये जो वैल्यू है सेकंड रो के अंदर, ये दोनों की दोनों वैल्यू बेटा जो इनके बॉक्सेस हैं उनके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में चिपकी हुई थी। और जैसे ही हमने सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया और उसकी वैल्यू 20 दी, तो यानी कि 20 पिक्सल की दूरी पर
ये इसकी एजिज से बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में खिसक गई। तो सेल पैडिंग क्या होती है? ये एट्रीब्यूट एक ऐसा काम करता है जो अंदरूनी सतह होती है या इंटरनल एज होती है किसी भी टेबल के सेल की, उस एज से लेकर के और उस कंटेंट यानी उस डेटा की दूरी के बीच की दूरी को बढ़ा देता है या घटा देता है। अगर हम कम करेंगे तो कम हो जाएगा, यानी कि अब जैसे 20 मैंने वैल्यू डाली है, उस 20 को 10 कर देता हूँ तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। पहले 20 किया तो 20 हो गया था। सेल पैडिंग के बाद में बारी आती है फॉर्मेटिंग टेबल के अंदर सेटिंग सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का क्या मतलब होता है? सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को बेटा फ़र्क पता नहीं होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। यानी कि आप देख सकते हो ये जो टेबल है, इस टेबल में हमारी ये रो 1 है, ये रो 2 है, यानी कि ये डेटा रो 2 में है और ये डेटा रो 1 में, यानी कि हमारी टेबल में 2 रो है और 2 वर्टिकल कॉलम्स हैं। यानी कि टोटल कितने बॉक्स बने? 2 इंटू 2 करेंगे, यानी कि 2 रो 2 कॉलम को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो 4 बॉक्स बने। एक बॉक्स को, हर एक इंडिविजुअल बॉक्स को वेब डॉक्यूमेंट में, वेब पेज में जो टेबल बनी होती है उसमें सेल कहा जाता है उसको। तो 2 सेल यानी कि 2 बॉक्सेस के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या था? सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होती है? जो डेटा लिखा हुआ है वो और जो बाउंड्री है सेल की, यानी बॉक्स की बाउंड्री और जो डेटा लिखा हुआ है उसके बीच की दूरी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम सेल पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के बीच की दूरी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सेल पैडिंग का इस्तेमाल कर रखा है, अभी मैं यहाँ पे सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल करता हूँ तो मैंने लिखा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने डाल दी, जैसे कि मान लीजिए मैंने डाल दी 10। अब जैसे ही मैंने 10 वैल्यू डाली, प्रोग्राम को सेव किया बेटा, यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश जब करूँगा तो आप देख सकते हो जो बीच की दूरी है यहाँ पे एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स, यानी कि हेड 1 जो डेटा जिस बॉक्स में लिखा हुआ है वो बॉक्स अपने एडजेसेंट सेल यानी कि अपने पड़ोसी सेल, एक तो ये हेड 2 वाला जो सेल है बॉक्स है वो इसका पड़ोसी है, एक ये डेटा 1 वाला जो सेल है इसका पड़ोसी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 10 पिक्सल की हो गई है, यानी कि ये 10 पिक्सल की दूरी सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट की हेल्प से हम कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग कैप्शन, यानी कि कैप्शन कैसे डाला जाता है किसी भी टेबल के अंदर। कैप्शन का मतलब होता है ये एक कंटेनर एलिमेंट होता है, इसके लिए कैप्शन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। और जो टेबल का जो मेन कैप्शन हॉरिजेंटली सेंटर्ड जो होता है टॉप पे, वो बाय डिफ़ॉल्ट से आता है, यानी कि ये टेबल किस बारे में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जो हमारी टेबल टैग स्टार्ट कर रखी है, इसके बाद में जो टीआर टैग स्टार्ट है, इससे पहले मैंने कैप्शन टैग की शुरुआत की, क्योंकि ये कैप्शन टैग जो होती है बेटा ये आपकी कंटेनर एलिमेंट होती है। तो कंटेनर एलिमेंट जो होती है इसको मैंने क्लोज भी कर दिया और स्टार्ट भी कर दिया। इसके बीच में वो टेक्स्ट डालूंगा मैं जो मैं टेबल के हेडर के रूप में शो करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने टेबल 1 लिख दिया, यहाँ पे टेबल 1 लिखने के बाद में मैंने कंट्रोल एस किया और आउटपुट में जाके इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल ये टेबल 1 लिखा हुआ आ गया। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में टॉप एरिया में आता है हॉरिजेंटली, जो एक कैप्शन शो करता है कि ये टेबल किस बारे में है। इसके अंदर हम अलाइन एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए ये टेबल जो कैप्शन है हम बॉटम एरिया में चाहते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में चाहते हैं, तो हम कैप्शन टैग के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कैप्शन टैग के अंदर गया, अलाइन लिखा, इक्वल अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू डाली, जैसे कि BOTTOM बॉटम। जैसे कि मैंने बॉटम वैल्यू डाली, रिफ्रेश करूँगा जाके तो जो टेबल 1 है वो इसके बॉटम एरिया में आ जाएगा। जैसे पहले तो टॉप में था बेटा, अब ये बॉटम एरिया में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी टेबल टैग के अंदर या जो टेबल टॉपिक के अंदर है वो सेटिंग कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट्स आता है। कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट्स ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। कॉल स्पैन और रो स्पैन होते क्या हैं? जब भी हम किसी भी दो बॉक्स को, 2 या 2 से अधिक बॉक्स को आपस में मर्ज करना चाहते हैं एक टेबल के अंदर, जैसे कि ये टेबल है, इस टेबल के अंदर 4 टोटल बॉक्सेस हैं या सेल है। मान लीजिए हमें ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, दोनों बॉक्स आपस में मर्ज करके एक बॉक्स बनाना है, तो हम इस प्रकार की चीज़ें कॉल स्पैन या रो स्पैन ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल स्पैन के बारे में जिक्र कर लेते हैं। जो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट होता है बेटा, ये TH या TD टैग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है 2 या 2 से अधिक सेल को हॉरिजेंटली, ध्यान रखना, कॉल स्पैन हॉरिजेंटली मर्ज करने के लिए
काम आता है। यानी कि देखो कॉल स्पैन पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, लेकिन ये मर्ज कैसे करेगा, हॉरिजेंटली मर्ज करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं कोड के अंदर ये जो पहली टीएच है, इस टीएच के अंदर मैंने इस्तेमाल किया कॉल स्पैन और इसकी वैल्यू डाल दी मैंने 2। जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो यानी कि पहले बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ में क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। मैं फाइल करके इसको सेव कर देता हूं और वहां जाके जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये 2 बॉक्सेस का एक बॉक्स बना देगा। ये फालतू बॉक्स क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि हमारे इसी पहली टीआर के अंदर ये एक टीएच जो यहाँ पे हमने मर्ज किया है वो यहाँ एक्स्ट्रा आ रही है, इसलिए मैं इसको काट दूंगा। काटने के बाद मैं दोबारा से सेव करूँगा, दोबारा जाके जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप देख सकते हो नीचे वाली रो के अंदर 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, ऊपर वाली रो के अंदर केवल और केवल एक बॉक्स दिख रहा है, क्योंकि हमने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू 2 डाल के, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया 2 डाल करके हॉरिजेंटली फर्स्ट 2 बॉक्सेस को हमने मर्ज करके एक बॉक्स बना दिया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो रो स्पैन होता है। रो स्पैन ये होता है यानी कि जैसे कि कॉल स्पैन है वो हॉरिजेंटली 2 या 2 से अधिक बॉक्सेस को मर्ज करता है। तो यहाँ पे जो कॉल स्पैन है इसको मैं हटा देता हूँ, बिल्कुल कॉल स्पैन को हम नहीं रखते हैं और वापस से हम 2 बॉक्सेस जो थे हमारे वो 2 बॉक्स बना देते हैं और इसके बाद में हम रो स्पैन का इस्तेमाल करके देखते हैं ताकि हमें रो स्पैन अच्छे से समझ में आ जाए। अभी आउटपुट देखते हैं तो वापस से हमारी टेबल उसी शेप में आ चुकी है। अब मान लीजिए रो स्पैन एट्रीब्यूट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो रो स्पैन क्या होगा, रो होती तो हॉरिजेंटली है बेटा, लेकिन वो मर्ज किस प्रकार करती है, सेल्स को वर्टिकली मर्ज करती है। जैसे कि ये हेड 1 वाला और डेटा 1 वाला बॉक्स है, इन दोनों को मर्ज करके हम एक बॉक्स बनाना चाहते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम के अंदर आया हुआ है, रो स्पैन है फर्स्ट कॉलम के अंदर आया हुआ है। तो यानी कि जो हमारी पहली टीडी है, जो ये फर्स्ट टीएच है, इस टीएच की अगर हम बात करें तो ये TR1 के अंदर आई हुई है। यहाँ पे टीएच जो है इस टीएच के अंदर हम रो स्पैन लिख देंगे। रो स्पैन एट्रीब्यूट लिखा हमने, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया, यहाँ पे वैल्यू 2 डाल देंगे क्योंकि हम 2 अलग अलग रो वाइज सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं। इसके बाद में हम इसको यहाँ आगे रिफ्रेश करेंगे तो हेड 1 हेड 2 यहाँ पे बिल्कुल हेड 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, हेड 1 दूसरे डेटा 1 के अंदर मर्ज हो चुका है। इसलिए हम यहाँ पे जो सेकंड TR है इसके अंदर जो डेटा 1 की TD है इनमें से एक TD को इरेज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना रही है। और फाइल में जाके सेव करेंगे, जाके रिफ्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं वर्टिकली 2 रो एक बॉक्स बना चुकी है रो स्पैन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने के बाद में। तो ये टेबल के बारे में सारी चीज़ें थी बेटा। इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एक क्विक रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर से। सबसे पहले अगर हमें टेबल बनानी है तो टेबल होती क्या है, टेबल किसी भी प्रकार के डेटा या टेक्स्ट को वेब डॉक्यूमेंट के अंदर या वेब पेज के अंदर एक टेबुलर मैनर के अंदर ऑर्गेनाइज करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई स्कूल का टाइम टेबल बनाना चाहते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर, तो उसके लिए हमें टेबल एट्रीब्यूट विद TR, TD एंड TS टैग्स इस्तेमाल करना पड़ेगा और तभी हम वेब पेज के अंदर एक सक्सेसफुल टेबल बना पाएंगे और उसके अंदर डेटा इंसर्ट करवा पाएंगे या इन्फॉर्मेशन दिखा पाएंगे। टेबल TR, TD और TH सारी की सारी टैग्स ये कंटेनर एलिमेंट होती हैं बेटा। और टेबल टैग मेन रूट एलिमेंट के रूप में होती है। TR टैग टेबल रो बनाने के काम आती है। TD टैग टेबल डेटा इंसर्ट करवाने के काम आती है। और टेबल हेडिंग TH टैग टेबल हेडर बनाने के काम में आती है, जो कि फर्स्ट रो के कॉलम के फर्स्ट टेबल डेटा के रूप में इंसर्ट करवाई जाती है। टेबल हेडिंग के अंदर फ़र्क क्या होता है, TH टैग के अंदर जो भी डेटा हम लेते हैं वो सारा का सारा डेटा एक तो बोल्ड लेटर में आता है, एक बिल्कुल सेल के सेंटर में आता है। इसके अलावा फॉर्मेटिंग टेबल के अंदर हम काफ़ी काम कर सकते हैं। टेबल का बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टेबल के अंदर अलाइनिंग एट्रीब्यूट यानी कि अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके टेबल को अलाइन कर सकते हैं। उसका बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ये दोनों एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल स्पैन, रो स्पैन का इस्तेमाल करके हम दोनों बॉक्सेस के बीच की दूरी को तय कर सकते हैं और कंटेंट या कंटेंट जिस बॉक्स के अंदर है उसके एज के बीच की दूरी को भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो टेबल के बारे में जो टॉपिक था वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे बेटा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा बेटा और
वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ के साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।